मूवी स्टार्ट होती है तो हम प्रोफेसर ट्रेवर को देखते हैं। ट्रेवर एक वोल्केनोलॉजिस्ट होता है। ये यूनिवर्सिटी में एक टीचर होता है जहाँ पर ये वोल्केनो पर शोध करना बताता है। ट्रेवर का एक वैज्ञानिक भाई भी होता है जो अर्थ की कोर पर रिसर्च कर रहा था, लेकिन पिछले 10 साल से उसका किसी को कुछ नहीं पता कि आखिर वो कहाँ गया। लेकिन मैक्स की रिसर्च पर यूनिवर्सिटी में अभी तक काम जारी था। अब वहाँ ट्रेवर के एक साथी आता है और वो उससे बताता है कि तुम्हारी भाई की रिसर्च का काम बंद किया जा रहा है। अब ट्रेवर उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारा भाई पिछले 10 सालों से गायब है और हमें तुम्हारे भाई के बारे में ये भी नहीं पता कि आखिर वो जिंदा भी है या नहीं, और अब तो हमारे पास लैब में रिसर्च के लिए कोई फंड भी नहीं आ रहा है। अब ट्रेवर ये बात सुनकर काफी उदास होता है और वो अपने घर वापस आ जाता है। अब ट्रेवर यहाँ कर देखता है कि उसके भाई मैक्स की वाइफ यहाँ आई हुई है, जो कि मैक्स के बेटे यानी ट्रेवर के भतीजे को यहाँ पर 10 दिन के लिए छोड़ने आई थी, और साथ ही वो मैक्स का एक रिसर्च बॉक्स ट्रेवर को देती है। अब ट्रेवर जब उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर से उसके भाई का कुछ सामान निकलता है, और साथ ही उस बॉक्स में उसके भाई की एक फेवरेट बुक भी होती है। इस किताब का नाम होता है अ जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसे जूस नाम के एक राइटर ने लिखा होता है। ये पूरी तरह से एक काल्पनिक किताब थी। अब जब ट्रेवर उस किताब को खोल कर देखता है तो उसके अंदर उसके भाई के कुछ नोट्स दिखाई देते हैं जो कि मैक्स ने खुद उसके अंदर लिखे थे, और इन नोट्स में उसके भाई ने 3 जगहों के बारे में बताया होता है। अब ट्रेवर ये सब देखने के बाद अपने भतीजे शॉन को लेकर अपनी लैब में आ जाता है। यहाँ आकर अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर इन जगहों को चेक करता है, और ये तीनों वो जगहें थी जहाँ पर वोल्केनो थे। अब भी इन जगहों का एनवायरनमेंट वैसे ही था जैसे कि 10 साल पहले था, जिस वक्त ट्रेवर का भाई मैक्स अचानक से गायब हो गया था। अब ट्रेवर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखता है कि इन 3 जगहों के अलावा एक जगह ऐसी भी है जहाँ के एनवायरनमेंट ठीक इन्हीं जगहों जैसे है, और ये जगह होती है आइसलैंड। अब ट्रेवर आइसलैंड जाने की तैयारी करने लगता है। यहाँ पर वो अपने भतीजे शॉन को बताता है कि तुम्हारे पिता मैक्स और मैं हमेशा वोल्केनिक ट्यूब के बारे में बातें किया करते थे, और ऐसा हो सकता है कि वोल्केनो के अंदर कोई वोल्केनिक ट्यूब हो, यानी कि कोई ऐसे रास्ते हो सकते हैं जो हमें धरती के सेंटर तक पहुंचा सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैक्स भी आज से 10 साल पहले इसी की खोज में आइसलैंड गया होगा, और अब मैं भी इसका पता लगाने के लिए आइसलैंड जा रहा हूँ। अब वो शॉन को अपने साथ लेकर जाना तो नहीं चाहता, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता, और अब ट्रेवर शॉन को लेकर आइसलैंड पहुंच जाता है। यहाँ पहुंचकर ये लोग एक साइंटिस्ट के पास आते हैं जो कि वोल्केनो पर रिसर्च किया करता था, लेकिन यहाँ पर वो साइंटिस्ट नहीं होता, और दरवाजा उसकी बेटी हन्ना खोलती है। हन्ना उनको बताती है कि उसके पिता तो 3 साल पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं। अब ट्रेवर उससे अपने भाई की वो किताब दिखाता है जिसे पढ़कर वो यहाँ तक आया था। ट्रेवर यहाँ पर कहता है कि मुझे पूरा यकीन था कि मेरा भाई यहाँ आकर तुम्हारे बाप से जरूर मिला होगा। अब हन्ना ये किताब देख लेने के बाद अपने पिता की बिल्कुल सेम यही किताब इन्हें दिखाती है। अब ये लोग जब किताब में मौजूद दोनों नोट्स को मिलाते हैं तो ये दोनों नोट्स एक जैसे होते हैं। हन्ना यहाँ पर कहती है कि ये एक काल्पनिक किताब है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि सेंटर ऑफ द अर्थ के बारे में इसमें जो भी बातें लिखी हैं वो सभी सच हैं, और जो लोग इन बातों को सच मानते हैं उनमें से मेरे पिता भी एक थे। वो कहती है कि मेरे पिता को यकीन था कि जमीन के नीचे कोई दुनिया है। यहाँ पर ट्रेवर उससे कहता है कि मैं उस ज्वालामुखी तक जाना चाहता हूँ, जिस पर हैना उसे कहती है कि वहाँ पर तुम्हारी गाड़ी नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ पहाड़ हैं। अब मैं एक माउंटेन गाइड हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ पर ले जा सकती हूँ। अब ये लोग एक लंबी जर्नी करने के बाद उस वोल्केनो के पास पहुँच जाते हैं। यहाँ पर इन्हें वो डिवाइस मिल जाता है जिसके चलते ट्रेवर को यहाँ के वेदर के बारे में पता चला था, और ये डिवाइस 10 साल पहले इसके भाई मैक्स ने लगाया था। अब जैसे ही ट्रेवर इस डिवाइस को निकालने की कोशिश करता है यहाँ का मौसम खराब हो जाता है। यहाँ पर बिजली चमकना शुरू हो जाती है, जिससे बचने के लिए हन्ना और शॉन गुफा में चले जाते हैं। अब वो ट्रेवर को भी अंदर आने के लिए कहते हैं, लेकिन ट्रेवर डिवाइस निकाले बगैर अंदर नहीं आना चाहता था। अब थोड़ा सा जोर लगाने के बाद ट्रेवर उस डिवाइस को निकाल लेता है, लेकिन ये डिवाइस यहाँ पर बिजली को अट्रैक्ट कर रहा था, जिसके चलते ट्रेवर के चारों तरफ बिजली गिरना शुरू हो जाती है। हन्ना उससे कहती है कि तुम्हें इस डिवाइस को फेंकना होगा, और फिर ट्रेवर अपनी जान को बचाने के लिए उस डिवाइस को फेंक देता है, और अब वो बिजली उस गुफा के ऊपर आकर गिरती है, जिससे कि उस गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। अब ये तीनों लोग इस गुफा के अंदर फंस चुके थे। अब हन्ना यहाँ पर इन्हें बताती है कि इस गुफा के अंदर एक बहुत ही पुरानी माइन भी है। अब उस माइन में किसी भी तरह का कोई काम नहीं होता, और अब हम तीनों को उस माइन में पहुंचना होगा। अब ये तीनों लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अब इनके सामने एक बहुत ही गहरी खाई आ जाती है। अब इस खाई से उतरने के बाद ये लोग उस माइन तक पहुंच जाती हैं। इस माइन के अंदर बहुत सारी ट्रॉलियां और इनकी पटरियां होती हैं। ये लोग सोचने लगते हैं कि अब शायद हम इस ट्रॉली से बाहर निकल सकते हैं, और अब वो उन ट्रॉलियों में बैठ जाते हैं। इसके बाद ये ट्रॉली तेज रफ्तार में नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाती है, और कुछ देर के बाद इन लोगों की ट्रॉलीज अलग अलग हो जाती हैं। अब जिस ट्रॉली में हैना होती है उस ट्रॉली का ट्रैक खत्म होने वाला था, इसलिए ट्रेवर हैना को
बचाते हुए उसे अपनी ट्रॉली में ले लेता है। अब ट्रेवर की ट्रॉली का भी ट्रैक खत्म होने वाला होता है। अब टकराने से पहले ये इस ट्रॉली से कूद जाती है और ये ट्रॉली सीधे जाकर एक दीवार में टकराती है। अब यहाँ पर शॉन भी पहुंच जाता है। अब ये लोग यहाँ पर देखते हैं कि ट्रॉली की दीवार में टकराने से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा होल हो गया है। अब ये लोग जब उस होल के अंदर जाते हैं तो ये लोग काफी हैरान हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पर काफी डायमंड्स होते हैं और ये देखकर शॉन उन्हें अपने बैग में भर लेते हैं। तभी इन लोगों को कुछ टूटने की आवाज आती है और ये देखकर ट्रेवर समझ जाता है कि ये लोग वोल्केनिक ट्यूब पर खड़े हैं और ये वही जगह होती है जहाँ से वोल्केनो इरप्ट होता है। अब ट्रेवर अपने भतीजे शॉन से कहता है कि तुम धीरे धीरे यहाँ से निकलो और अब जब शॉन यहाँ से धीरे धीरे निकलने लगता है तो उसके बैग से एक डायमंड गिर जाता है और उसके डायमंड के गिरने की वजह से पूरी सर्विस टूट जाती है जिससे कि ये लोग नीचे खाई में गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कई मिनटों के बाद भी गिरने के बावजूद भी ये जमीन तक नहीं पहुँचते। अब यहाँ पर ट्रेवर गिरते हुए इनको बताता है कि जूस की किताब में इसके बारे में भी बताया गया है। ट्रेवर इनको बताता है कि ये हजारों मील लंबी भी हो सकती है। वो इनसे कहता है कि जब हम लोग नीचे पहुंचेंगे तो तब एक वाटर स्लाइड आएगा और तब इन लोगों को कुछ पानी की बूंदें हवा में उड़ती हुई दिखाई देती हैं। अब ये तीनों लोग एक वाटर स्लाइड में गिरते हैं जिससे होते हुए ये लोग एक बहुत ही बड़े पानी के होल में पहुंच जाते हैं। अब ये लोग पानी से बाहर निकलते हैं और आसमान में देखते हैं कि बहुत सारे पक्षी उड़ रहे हैं और ये सभी पक्षी इनके चारों तरफ उड़ रहे थे। है ना, यहाँ पर ट्रेवर से पूछती है कि इन पक्षियों को तुमने कभी देखा है? जिस पर ट्रेवर कहता है कि हाँ मैंने इन्हें म्यूजियम में देखा है, लेकिन ये पक्षी आज से 150 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर हुआ करते थे और अब ये पूरी तरह से धरती से गायब हो चुके हैं। इसके बाद ये लोग गुफा से बाहर आते हैं और गुफा से बाहर आने के बाद ये लोग चौंक जाते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा एक वर्ल्ड होता है और ये देखकर ट्रेवर समझ जाता है कि उसका भाई और हैना के पिता बिल्कुल सही थे क्योंकि ये सेंटर ऑफ द अर्थ होता है, यानी कि एक ही दुनिया की मौजूद दूसरी दुनिया। जैसी इमेजेस उस किताब में थी वैसी जगह यहाँ पर भी होती हैं। अब ट्रेवर इनसे कहता है कि जरूर यहाँ पर कोई आया होगा और उसने ये सारी बातें जूस को बताई होंगी और इसीलिए जूस ने ये किताब लिखी थी, यानी यहाँ से कोई न कोई बाहर निकला होगा और अगर यहाँ से वो इंसान बाहर निकला होगा तो हम भी निकल सकते हैं। अब आगे चलकर इन्हें पेड़ पर बना हुआ एक घर दिखाई देता है। इस घर के अंदर जाने के बाद इन लोगों को पता लगता है कि यहाँ पर ट्रेवर का भाई मैक्स रुका था क्योंकि इन्हें यहाँ पर मैक्स की डायरी और कुछ नोट्स भी मिलते हैं। इधर दूसरी तरफ हैना को मैक्स की बॉडी मिल जाती है। ये बात वो ट्रेवर और शॉन को बताती है। ये दोनों यहाँ मैक्स की मौत की खबर सुनकर काफी दुखी होते हैं। अब यहाँ पर मैक्स के नोट से इन लोगों को पता चलता है कि यहाँ का टेम्परेचर कभी भी 200 डिग्री पर पहुंच सकता है। शॉन कहता है कि यहाँ का अभी टेम्परेचर 95 डिग्री है, जिस पर ट्रेवर इन्हें कहता है कि जब हम लोग यहाँ पर आए थे तब यहाँ का टेम्परेचर 82 डिग्री था, जिसका मतलब है कि यहाँ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब है ना यहाँ पर मैक्स के नोट्स को पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि जूस की किताब के अनुसार मुझे इस ओशन को नॉर्थ साइड से पार करना होगा जहाँ पर एक गर्म पानी का झरना है जो कि उल्टा बहता है और ये लोग उससे सत्य तक पहुँच सकते हैं। अब इसके बाद ये लोग एक नाव बनाते हैं और यहाँ का टेम्परेचर यानी कि गर्मी भी तेजी से बढ़ने लगी थी। इससे पहले कि इस जगह का टेम्परेचर 135 डिग्री से ऊपर होता, ये लोग अपनी कश्ती से निकल जाते हैं। नाव को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों के पास मैक्स का पैराशूट भी होता है जिससे कि मैक्स यहाँ नीचे तक आया होगा। अब इनकी नाव तेजी से समुद्र में आगे की तरफ बढ़ने लगती है और इसी के साथ इस समुद्र में बहुत खतरनाक मछलियां भी होती हैं जो कि इन पर अटैक कर देती हैं। तभी समुद्र से एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर निकलता है जो कि इन मछलियों को खाना शुरू कर देता है। अब ये लोग अपनी कश्ती को मोड़ लेते हैं लेकिन हवाएं इतनी तेज चल रही होती हैं कि जिस लकड़ी से इनका पैराशूट बंद होता है वो टूट जाती है। अब शॉन इस पैराशूट की दोनों रस्सियों को पकड़ लेता है। शॉन यहाँ पर पैराशूट को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो पैराशूट के साथ ही उड़ जाता है। अब जब शॉन की आंख खुलती है तो वो किनारे पर होता है और इससे वहाँ वही पक्षी दिखाई देता है जो इन्हें शुरू में दिखाई दिए थे। वो पक्षी अब शॉन को रास्ता दिखाता है, वो उसे पहाड़ों के बीच ले आता है। यहाँ पर आकर शॉन उड़ने वाले पत्थरों को देखता है। ये सभी पत्थर अपनी मैग्नेटिक फील्ड के कारण हवा में झूल रहे होते हैं। शॉन यहाँ पर सोचता है कि अगर यहाँ पर पत्थर उड़ सकते हैं तो यहाँ पर ही उल्टे बहने वाले पानी का झरना भी होगा, लेकिन शॉन को वहां तक पहुँचने के लिए इन पत्थरों से गुजरना पड़ेगा और इन पत्थरों के नीचे बहुत ही गहरी खाई भी होती है, यानी कि थोड़ी सी गलती और शॉन गया। लेकिन अब शॉन हिम्मत दिखाते हुए वहां से गुजरने लगता है। दूसरी तरफ हम हैना और ट्रेवर को देखते हैं। ये दोनों भी अब किनारे तक पहुंच चुके थे। ये लोग चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक पौधा हैना पर अटैक कर देता है। वो यहाँ पर हैना का गला दबाता है, लेकिन इससे पहले कि वो पौधा हैना को मारता ट्रेवर उसकी जड़ें उखाड़ देता है जिससे कि वो पौधा मर जाता है। दूसरी तरफ शॉन ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत ही बड़े डायनासोर्स के कंकाल पड़े थे। अब इससे पहले कि शॉन कुछ समझ पाता एक बहुत ही बड़ा डायनासोर उस पर अटैक कर देता है। शॉन यहाँ से चिल्लाते हुए भागता है और पत्थरों के बीच जाकर छुप जाता है।
है। तभी वहाँ पर ट्रेवर पहुंच जाता है। ट्रेवर यहाँ पर शॉन की आवाज सुन लेता है, जिससे कि वो पीछे से दीवार तोड़कर शॉन को बाहर निकाल लेते हैं। अब ये लोग देखते हैं कि इनके सामने वही झरना है जिसका पानी उल्टा बहता है। यही वो जगह होती है जिससे ये तीनों बाहर निकल सकते हैं। अब ये तीनों लोग उस झरने की तरफ भागना शुरू कर देते हैं और वो डायनासोर भी इनके पीछे होता है। जहाँ पर ट्रेवर को पता लगता है कि जिस जमीन पर वो भाग रही है वो जमीन कच्ची है, इसलिए वो शॉन और हैना को दूसरी तरफ जाने के लिए कहता है। अब जैसे ही वो डायनासोर ट्रेवर तक पहुंचने वाला होता है कि वो जमीन नीचे धंस जाती है और ये डायनासोर खाई में गिर जाता है। अब ये तीनों लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर गर्म पानी का झरना था, लेकिन इन्हें यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए एक नाव की जरूरत होती है। तभी हैना एक डायनासोर के कंकाल के सर को नाव बनाकर ले आती है। अब ये तीनों इस नाव में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एक ढलान आती है जिससे कि नाव का कंट्रोल खत्म हो जाता है और अब इनकी नाव पानी की बहुत ही गहरी खाई से नीचे गिरती है और यहाँ गिरकर इनकी नाव चट्टानों के बीच फंस जाती है। अब जैसे ये लोग नीचे की तरफ झांककर देखते हैं तो गर्म लावा तेजी से इनकी तरफ ऊपर आ रहा होता है। ट्रेवर अब इनसे कहता है कि हम लेट हो गए, वो झरना खत्म हो चुका है। साथ ही वो उनको बताता है कि अब यहाँ पर पानी 2 या 3 घंटों के बाद आएगा और तब तक तो हम यहाँ गर्मी से ही मर जाएंगे। तभी ऐना देखती है कि दीवार से पानी रिस रहा है और ये देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि दीवार के उस पर बहुत सारा पानी है और इस दीवार में मैग्नीशियम भी होता है जिससे कि आसानी से ब्लास्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पर ट्रेवर उस मैग्नीशियम को ब्लास्ट कर देता है जिससे कि बहुत सारा पानी जाकर लावे में गिरता है। पानी के लावा में गिरने से एक बहुत ही बड़ी स्ट्रीम बनती है जिससे कि इनकी नाव बहुत ही प्रेशर के साथ ऊपर की तरफ जाने लगती है और कुछ ही देर में ये लोग उस ज्वालामुखी से बाहर निकल आते हैं। अब उनकी नाव ढलान से नीचे की तरफ तेजी से आती है और एक किसान के घर से आकर टकरा जाती है। अब किसान अपनी फसलों के नुकसान को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसीलिए ये किसान इन्हें इटालियन भाषा में गालियां बकता है जिससे कि ये लोग समझ जाते हैं कि ये लोग इटली में हैं। अब शॉन अपने बैग से एक हीरा निकालता है जो कि वो माइन से ले आया था और इस हीरे के बारे में इन्हें कुछ भी नहीं पता था। शॉन यहाँ पर वो हीरा इस किसान को दे देता है। यहाँ पर शॉन के बैग से काफी सारे हीरे निकलते हैं जिसका मतलब ये था कि ये लोग अब काफी अमीर हो चुके हैं। अब यहाँ पर हैना और ट्रेवर आपस में किस करते हैं क्योंकि इनमें प्यार हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेवर अपने भाई की लैब में पहुंचता है जो कि नो फंडिंग होने की वजह से बंद हो गई थी और वो इसे वापस शुरू करा देते हैं। इधर शॉन जब अपने घर जा रहा होता है तो ट्रेवर उसे उसके पिता की एक और किताब देते हैं और इस किताब का नाम होता है लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस। अब ट्रेवर शॉन से पूछता है कि तुम क्रिसमस की छुट्टियों में क्या कर रहे हो, जिस पर शॉन कहता है कुछ नहीं, जिस पर ट्रेवर कहता है कि शायद फिर हम यहाँ जा सकते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।